पता चल रहा था तो हमको किस प्रकार से चिढ़ाया जाता था। जब समाजवादी आते थे हमको किस प्रकार से चिढ़ाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे। मित्रों, इस प्रकार से हमको चिढ़ाया जाता था। लेकिन मित्रों, ऐसे कितने लोग थे कि इस आशा के साथ में उनकी आंखें बंद हो गई, वो जीवन से विदा ले गए कि हमारे जीवन काल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनते हुए देखेंगे। लेकिन मित्रों, वह नहीं देख सके। लेकिन हम सब कितने भाग्यशाली लोगों में हैं जिनके जीते जी जिनके जीवन काल में भगवान राम की जन्मभूमि के ऊपर गगन चूमता भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। मित्रों, यह कभी संभव हुआ है तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता की सरकारों के कारण से संभव हुआ है। इसलिए मैं आप सबसे इस बात को कहना चाहता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के भीतर भी हम सब लोगों ने परिवर्तन लाने का काम किया है। आप सबको ध्यान में आता होगा कि मित्रों, 17 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात किस प्रकार के हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश माने दंगाइयों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने माफियाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश माने आतंकियों का प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादियों ने तो परिभाषा ही चेंज कर दी थी। समाजवादियों की क्या परिभाषा थी उस समय के ऊपर, जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। मित्रों, उतना बड़ा समाजवादी। या समाजवादियों ने गुंडे की पहचान बनाई थी, या लाल टोपी पहने हुए गुंडा किसी की जमीन के ऊपर कब्जा कर लेता था, हमारी किसी भी बहन का अपमानित कर देता था। या इस प्रकार की स्थिति जब थाने में भी घुसकर या लाल टोपी वाले गुंडे किस प्रकार का आतंक फैलाया करते थे। लेकिन मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का यदि काम किया है तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। तो आप सबको ध्यान में आया होगा कि मित्रों, उत्तर प्रदेश में या माफिया उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का जंगल राज को बढ़ावा देते थे। जेलों में भी बैठकर उत्तर प्रदेश की सत्ता को संचालित किया करते थे। वह मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, वह राजू पाल, वो मुकीम काला, वह सुंदर भाटी जैसे वह दुर्दांत अपराधी जो जेलों में बैठकर भी उत्तर प्रदेश की सत्ता को संचालित करते थे। किसी से भी फिरौती मंगा लेते थे, शूटर भेजकर किसी को भी गोली से उड़वा देते थे। इस प्रकार के हालात थे ये जिनके राज्य में उत्तर प्रदेश के भीतर मित्रों विधायक तक नहीं सुरक्षित थे। आप सबको ध्यान में आया होगा कि सन 2004 में वो मऊ का विधायक कृष्णानंद राय, जिनकी दिन दहाड़े मित्रों AK-47 से 300 से भी अधिक गोलियों से भून कर जिसकी हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई थी, और हत्या ही नहीं कराई थी, मरने के बाद उनकी चोटी कटवाकर जेल में मंगवाई थी। इस प्रकार से मित्रों, एक विधायक का मरने के बाद भी जिस प्रकार से अपमान हुआ था, प्रयाग की सड़कों के ऊपर प्रयाग की जनता आज तक नहीं भूली है कि वह राजू पाल विधायक, बसपा का विधायक, उसको किस प्रकार से दौड़ा कर सड़कों पर भून दिया गया था। दिन दहाड़े उसकी हत्या केवल इसलिए की गई थी क्योंकि मित्रों उसने दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद के भाई को चुनाव हराया था, इसलिए उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस प्रकार के हालात थे जब 1,50,000 रुपए में भी शूटर आता था और किसी को भी गोली मारकर मित्रों चला जाता था। इस प्रकार का जंगल राज उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। लेकिन सन 2017 के बाद मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, अब कोई शूटर दिखाई नहीं पड़ता है। अब कोई शूटर 10-5 लाख रुपए में भी नहीं मिलता है। वह क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वह शूटर जानता है यदि आज हमने किसी को शूट कर दिया तो 24 घंटे तब बीतेंगे जब उत्तर प्रदेश की पुलिस कुत्ते के जैसे ढूंढ कर मार देगी। मित्रों, कुत्ते के जैसे ढूंढ कर मार देगी। आज शूटर नहीं मिलते हैं। और यह दुर्दांत अपराधी जो गरीबों की जमीनों के ऊपर कब्जे कर लेते थे, मित्रों आज इन अपराधियों की जमीनों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कब्जा कर लिया है। और जिन जमीनों पर इन्होंने महल और कोठियां खड़ी की थी, जिनकी कोठियां और महलों को बुलडोजर से ढहाने का काम योगी की सरकार ने किया है। मित्रों, योगी की सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के भीतर अपराधियों के मन में भय है, उत्तर प्रदेश के भीतर आतंकियों के मन में भय है। और यही कारण है मित्रों, एक समय के ऊपर जिस उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को छोड़ने की वकालत समाजवादी की सरकार करती थी, आज उसी प्रदेश में आज आतंकवादियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। इसलिए बंधुओं, जिस समय के ऊपर यह चुनाव होने जा रहा है, उस प्रकार से किस प्रकार से मित्रों आज वैश्विक स्थिति है, आज हम सबको इस बात को समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जरूर इस बात को सोचना चाहिए कि जो कुछ भी पिछले 1.5-2 महीनों में हमारे आसपास घटा है, तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य के लिए खतरे की घंटी को उसने बजाया है। हम सब के कान में वो घंटी पहुंची है, भले ही हमने उस खतरे की घंटी को ना सुना हो। मित्रों, आप सबने देखा होगा कि जो कुछ भी हो रहा है, हमने देखा था मित्रों किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर
हमारी एटीएस ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक बड़े धर्म परिवर्तन के रैकेट को पकड़ा था, आप सबने देखा होगा। हमारे उत्तर प्रदेश के किस प्रकार से मूक बधिर बच्चों को, किस प्रकार से विकलांग बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। किस प्रकार का उनके पीछे किस प्रकार का एक षड्यंत्र रहा होगा, तो हम सब इसकी कल्पना कर सकते हैं। और तो आपको सबको ध्यान में आया होगा कि पाकिस्तान के भीतर एक हमारे बहुत पुराने भगवान गणेश जी के मंदिर में जिस प्रकार से कट्टरपंथी घुस गए और कट्टरपंथियों ने घुसकर उस मंदिर को जलाने का काम किया, उस मंदिर को तोड़ने का काम किया। महाराणा रणजीत सिंह जी की लगी हुई मूर्ति वहां के ऊपर, महाराणा रणजीत सिंह के विषय में हम सभी लोग जानते हैं कि महाराणा रणजीत सिंह जी सिखों के बड़े नेता हुए हैं, राजा हुए हैं और आज पूरे पंजाब में उनकी बड़ी मान्यता है। और मित्रों, एक ऐसे राजा की वहां के ऊपर लगी हुई मूर्ति को भी कट्टरपंथियों ने चढ़कर तोड़ने का काम किया। अब मित्रों, विषय यहाँ नहीं है कि वहां हमारा मंदिर तोड़ दिया गया, विषय यह भी नहीं है कि हमारे महापुरुष की मूर्ति तोड़ दी गई। अरे जहां के ऊपर हमारी संख्या ही नहीं है तो वहां पर कैसे हमारे मंदिर सुरक्षित रह सकते हैं। विषय यह नहीं है, विषय यह है कि मित्रों एक जीती जागती संस्कृति को ही वहां के ऊपर समाप्त कर दिया गया। मित्रों, हम सबको जानकारी में रहा होगा कि सन 1947 में आजादी के बाद इस देश के विभाजन के समय पर हिंदुस्तान में 7% मुसलमान हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान में 27% हिंदू हुआ करते थे। आज हिंदुस्तान के मुसलमान 75 साल बाद 7% से बढ़कर लगभग 21% के आसपास पहुंच गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले वो 27% हिंदू वह घटकर केवल 1% के आसपास ही आ गए हैं। मित्रों, यह हिंदुस्तान में 7 से 21 हो गए, लेकिन हम पाकिस्तान में 27 से 1 रह गए। आखिर ये 26% लोग कहां चले गए? इनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया। आखिर ये लोग हैं कहां? इनकी संख्या कहां है? इनकी गणित क्या है? मित्रों, इनकी गणित मैं आप सबको समझाता हूं कि वह 26% लोग कहां पर है। मित्रों, हमारी 14, 15 साल की लड़कियों को जबरन घरों से उठा लिया गया, जबरदस्ती उनके निकाह करा दिए गए, उनका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब मित्रों, आप बताइए, यदि हिंदू की बेटी की शादी किसी हिंदू के साथ में हुई होती तो वह हिंदू के बच्चे पैदा किए होते, लेकिन उसकी शादी जब दूसरे धर्म में हो गई तो आज यही कारण है कि मित्रों वहां पर हमारी संख्या लगभग समाप्त हो गई। और मित्रों, यही कारण है कि वह विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, वह हिंदू आज वहां के ऊपर समाप्ति के कगार के ऊपर पहुंच गई है। कोई रास्ता दिखता नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में हिंदू नाम का कोई व्यक्ति रह नहीं जाएगा, इस प्रकार की स्थिति है। और यही कारण है मित्रों, पाकिस्तान में उन आतंकियों के हाथ में सत्ता है, तो इसलिए पाकिस्तान में बल से हमें समाप्त कर दिया और हिंदुस्तान में हमें छल से समाप्त करने की योजना है। यही कारण है कि यहाँ के ऊपर धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, पैसे के लालच से उनका वशीकरण करके बहलाकर फुसलाकर। और तो और मित्रों, हमारी बेटी को किस प्रकार से बहलाकर फुसलाकर उठा ले जाते हैं, जिसको हम लोग लव जिहाद कहते हैं। या लव जिहाद के नाम पर हमारे ही बीच में कोई विक्की नाम से आएगा, कोई आशीष नाम से आएगा, कोई किसी नाम से आएगा। और मित्रों, जब उसकी हम सबको जानकारी होगी कि आशीष नहीं तो सलमान है, जब विक्की नहीं कोई अब्दुल है, मित्रों तब तक देर हो जाती है, हमारी बहन का कोई जीवन बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियां हमारे देश में खड़ी हो रही हैं। इसलिए बंधुओं, आज जो कुछ भी हमने देखा, आज तालिबान के भीतर जो कुछ भी घट रहा था, मित्रों भले ही तालिबान में घटनाएं घट रही हों, लेकिन हिंदुस्तान में भी भविष्य के लिए घंटी खतरे की बज रही है। मित्रों, आप सबने देखा, मैंने तो कभी अपने जीवन में इतना भयावह दृश्य नहीं देखा था। आखिर क्या स्थिति रही होगी, आखिर किस प्रकार का भय रहा होगा, किस प्रकार का आतंक तालिबान के प्रति वहां के लोगों के मन में रहा होगा कि वहां के नौजवान हवाई जहाज के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और हवाई जहाज में बैठने का यदि इनको मौका नहीं मिला तो हवाई जहाज के पहिए ही पकड़ के लटक गए और पहिया पकड़ के लटक गए। किस प्रकार से जब हवाई जहाज उड़ा तो टपक टपक कर नीचे गिरकर मर गए। मित्रों, आखिर किस प्रकार का भय रहा होगा, किस प्रकार का आतंक रहा होगा, हम सब लोग समझ सकते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे ही देश के भीतर वो तमाम सारे वह सेकुलर कहे जाने वाले लोग, हमारे देश के भीतर वो तमाम सारे कट्टरपंथी लोग जो जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा था तो शेर फिलिस्तीन की बातें करते थे, शेर फिलिस्तीन का झंडा लहराते थे, शेर फिलिस्तीन के लिए सड़कों के ऊपर आकर किस प्रकार की रैलियां करते थे। लेकिन मेरे मित्रों, आज कोई भी कट्टरपंथी निकल कर नहीं आया, कोई भी सेकुलर निकल कर नहीं आया जिसने कहा होगा अफगानिस्तान से हमारे बच्चों को बचाओ, अफगानिस्तान की हमारी महिलाओं को बचाओ। मित्रों, कोई भी कट्टरपंथी निकल कर नहीं आया, बल्कि उल्टे हमारे देश में इन कट्टरपंथियों ने उन तालिबान
समाजवादियों का समर्थन करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सांसद सिद्दीकुर रहमान वर्क ने किस प्रकार से वहां के ऊपर तालिबान का समर्थन किया है, तो यह हम सबको सोचना है, यह हम सबको समझना है। राजनीति की ओर लेकर जा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, बहुत लंबी चौड़ी बातें न करता हुआ मैं सिर्फ यही बात कहूंगा, इस देश में मित्रों जिसको भी मौका मिला उसने लूटने का काम किया और लूट कर अपने महल और कोठियां खड़ी करने का काम किया। इस देश को अंग्रेजों के बाद कांग्रेसियों ने लूटा और मित्रों किस प्रकार से गांधी परिवार ने अकूत संपदा को हासिल किया, बड़े बड़े महल खड़े किए, बड़े बड़ी कोठियां खड़ी की। लेकिन मेरे मित्रों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को भी मौका आया तो किस प्रकार से महज 20 साल पहले तक झोपड़ी में रहने वाला कुंबा आज किस प्रकार से बड़ी बड़ी महलों में रहने लगा है, बड़ी बड़ी कोठियां बनानी है। मायावती को मौका मिला तो मायावती ने मित्रों लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कोठियों को खड़ा कर दिया। लेकिन हम इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मित्रों हमने नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। उससे पहले भी 3-3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज भी उनकी मां 10 बाई 10 के कमरे में ही रहती है। उन्होंने कोई महल खड़ा नहीं किया, कोई कोठी खड़ी नहीं की। और मित्रों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, मैं इसको इस बात को बोलता हूँ कि मंदिर से आए हैं और जनता यदि मौका नहीं देगी, यदि आशीर्वाद नहीं देगी तो वापस मंदिर में ही जाएंगे। कोई कोठी नहीं खड़ी की, कोई बंगला नहीं खड़ा किया और ना ही हमारे किसी कार्यकर्ता ने लूट करके अपना मकान बनाया। हमने यदि बनाया तो हमने गरीब का मकान बनाया, गांव में गरीब की कॉलोनी बनाने का काम किया, गरीब के दरवाजे पर शौचालय लगाने का काम किया, गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन पहुंचाने का काम किया, गरीब के जिस प्रकार से आज आजादी के बाद छूटे हुए हजारों गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया, जो छूटे हुए हर गरीब के घर तक बिजली का मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध कराने का काम किया, किसान को सम्मान निधि दिलाने का काम किया। मित्रों हमने निश्चित रूप से आज आम जन के जीवन को ऊपर उठाने का काम किया है और यही कारण है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के भीतर भी चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश में कानून के राज की स्थापना करने के साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया है। इससे मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें न कहते हुए अंतिम बात आप सबसे कहूंगा कि मित्रों हम सब कुछ जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं अपने आने वाले कल के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए करते हैं। एक मजदूर यदि 100 रुपया पैदा करता है तो 10 रुपया निकाल कर अपने बच्चों के लिए जरूर अलग जमा कर देता है। कोई मकान छोड़कर जाता है, कोई दुकान छोड़कर जाता है, कोई दौलत संपदा संपत्ति छोड़कर जाता है, लेकिन मैं आप सबसे कहकर जा रहा हूं कि आप अपने बच्चों के लिए दौलत छोड़कर मत जाइएगा, संपदा संपत्ति छोड़कर मत जाइएगा, मकान दुकान छोड़कर मत जाइएगा। यदि कुछ छोड़कर जाना चाहते हो तो ऐसा माहौल छोड़कर जाइएगा जहां पर आपके बाद आपके बच्चे सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। मित्रों सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और आपकी संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा रख सके, वरना संपत्ति तो आपकी होगी लेकिन झंडा किसी आतंकवादी का होगा। जो कुछ कश्मीर में घटा मित्रों उस प्रकार की स्थितियां होंगी। इसलिए मित्रों उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ की ओर ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को पुनः भारत विश्व का विश्व गुरु बनाने के लिए हम सब लोग योगी जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। मैं यही अपील आप सबके बीच में करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।